Hello students, good morning. How are you? I am Ashutosh Pandey from Jagatjeet Inter College, Ikona, Shravasti. Today's topic is English grammar for high school or intermediate students. This video is related to the learning of tense, especially past indefinite tense. It means today's topic is the translation of past indefinite tense. You have to know what is past indefinite tense and how to translate the sentences of past indefinite tense into इंग्लिश। अर्थात आज का टॉपिक टेंस पर आधारित है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की लर्निंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अनुवाद किस तरह अंग्रेजी में करेंगे, यह आपको बताया जा रहा है। जैसा कि पहले आपको यह जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसा कि आपको मालूम है, एज यू नो ऑलरेडी, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में या ई, ए अथवा आ आएगा। जैसे खाया, गाया, सोया, खाई, गाई, सोई आदि। अथवा वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में ता था, ती थी, ते थे, जाता था, खाता था, जाती थी, खाती थी आदि। ये इसका पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की मुख्य पहचान है आ, या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, वाक्य के अंत में आएगा। अब क्रमशः आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों का अनुवाद आप कैसे करोगे, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, आपको ये जानना। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद आप किस तरह करेंगे, किस फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, यह आपको जानना। अफर्मेटिव सेंटेंस आप, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको इसके पहले पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय, खासकर अफर्मेटिव और निगेटिव, उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, तब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। निगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब और नॉट का, नेवर का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ अफर्मेटिव की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय इस रूल को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल there is a formula for affirmative sentence of past indefinite tense. सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस ईटीसी अर्थात कॉम्प्लीमेंट, अर्थात कर्ता क्रिया का सेकंड फॉर्म, द्वितीय रूप, फिर कर्म क्रिया से अधिक संबंध रखने वाला जो वाक्य का भाग होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता, कर्म कहलाता। उसके बाद जो शेष बचा वो कॉम्प्लीमेंट है, पूरा का सबसे लास्ट में रख देंगे। तो यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूला के अनुसार आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना। जैसा कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सरिता एक मधुर गीत गाई।
अब आपको पहचान करना है वाक्य को देखकर कि यह किस टेंस का वाक्य। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ, ता, था, ती, थी, ते थे। तो यहाँ क्रिया शब्द में या, ई, ए, जैसे ई आए, गाई। तो आप जान गए कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और वह अफर्मेटिव। तो यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला। इस वाक्य में सरिता सब्जेक्ट, सरिता इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो सबसे पहले आप सरिता लिखेंगे, सरिता। उसके बाद कर्ता आप रख दिए, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया अंत में पाया जाता है, गाना। सिंग मीन्स गाना। सिंग का सेकंड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, सेकंड फॉर्म सैंग। तो सरिता सैंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको रखना है क्रिया से जिसका संबंध बहुत ज्यादा हो, वह ऑब्जेक्ट क्रिया के पास रखा जाए। गीत, इस गाने सिंग सब जो क्रिया है उसका संबंध गीत से ज्यादा है, तो गीत को क्रिया के पास अथवा वर्ब के पास ही रखेंगे। अ सॉन्ग, सरिता sang अ सॉन्ग। हाँ, यहाँ एक एडजेक्टिव है, मधुर गीत, तो अ स्वीट सॉन्ग। एडजेक्टिव को आप नाउन के जस्ट पहले ही लिखेंगे, तो सरिता sang अ स्वीट सॉन्ग। ट्रांसलेशन हो गया, सरिता sang अ स्वीट सॉन्ग, अर्थात सरिता एक मधुर गीत गाई। अनदर एग्जाम्पल, मैं रविवार को यहाँ आता था। द प्रेजेंट सेंटेंस, मैं रविवार को यहाँ आता था। यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट रखें आई, वाक्य अंत में ता था आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। वर्ब सेकंड आना, केम, आई केम, मैं आता था। अब आपको अधिकतर वाक्यों में अनुवाद जब आप करते हैं तो सीधा पीछे से आगे की ओर आते हैं, तो अनुवाद सही जाता है 99%। तो आप उसी अगर उनको फॉलो करेंगे, आता था, केम हो गया, अब यहाँ हियर, आई केम हियर। अब बचा रविवार को, रिमेन पार्ट रविवार को। तो प्रीपोजिशन में आपको बताया गया है, अगर आप प्रीपोजिशन से संबंधित वीडियो देखे होंगे, कि अगर दिन के पहले को की इंग्लिश लिखना है तो आपको आन लिखना पड़ेगा। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे आता है, तो यहाँ रविवार को ऑन संडे। तो क्या, आई केम हियर ऑन संडे। इस तरह से यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट द अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको एग्जांपल देखना, यू हैव टू सी द एग्जांपल ऑफ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते समय भी आपको बताया गया था कि एक ऐसा निगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं आता है, और दूसरा होता है जिसमें कभी नहीं आता, कदापि आता है। तो पहले हम नहीं वाले वाक्य के लिए फार्मूला देखें। जिस वाक्य में नहीं हो उसके लिए कौन से फार्मूला को आप फॉलो करोगे, यहाँ लिखा है, जैसा कि मैं पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ। सब्जेक्ट पास्ट है, इसके पहले जब प्रेजेंट पढ़ाया गया था डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग होता था, तो पास्ट है तो डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और जब डिड का प्रयोग हुआ तो वर्ब फर्स्ट हो गया, वर्ब फर्स्ट, क्रिया का फर्स्ट पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट कर्म,
उसके बाद शेष कॉम्प्लीमेंट। इसी रूल को, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए, तुमने यह सेब नहीं खाया। वाक्य है तुमने यह सेब नहीं खाया। यहां पर यह आया तो पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं आया तो निगेटिव है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट यू, डिड नॉट का प्रयोग आप करेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, डिड नॉट। फार्मूला कह रहा वर्ब फर्स्ट, खाने का वर्ब फर्स्ट, ईट। तो क्या यू डिडंट ईट। अब ऑब्जेक्ट है यह सेब, यहां संकेतवाचक प्रोनाउन, तो उसको नाउन के पहले दर्शाया जाएगा, दिस एप्पल। तो अनुवाद होगा यू डिडंट ईट दिस एप्पल। यू डिडंट ईट दिस एप्पल। तुमने यह सेब नहीं खाया। इसी तरीके से कोई अनदर एग्जांपल हो, जैसे कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाया। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाया, सिंगुलर है, मचाया। तो द स्टूडेंट डिडंट अर्थात डिड नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। अर्थात सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको यू हैव टू नो, अगर कभी नहीं वाक्य में आ जाए तो किस रूल को फॉलो आप करोगे। यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको बताया जाए। कभी नहीं वाले वाक्यों में, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, तो उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात नेवर के साथ जैसा प्रेजेंट में डिड, डज और डू नहीं लगाते थे, उसी तरह पास्ट में डिड का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो कभी नहीं वाले वाक्य के लिए फार्मूला है, यानी कभी नहीं वाला वाक्य, तो उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब सेकंड। जब डिड नहीं लगा तो वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एक्सेट्रा। सब्जेक्ट रखेंगे कर्ता, उसका नेवर कभी नहीं की इंग्लिश, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अर्थात कर, शेष जितना। अब आप एग्जांपल देखा, लड़के इस मैदान में कभी नहीं आए। लड़के इस मैदान में कभी नहीं आए। इस वाक्य में कभी नहीं है, नेवर का प्रयोग हो। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। सब्जेक्ट बॉयज, नेवर का प्रयोग, नेवर। वर्ब सेकंड आए, कम का सेकंड फॉर्म केम, बॉयज नेवर केम। ऑब्जेक्ट हुआ इस मैदान में,
इन दिस फील्ड, हो गया बॉयज नेवर केम इन दिस फील्ड, लड़के इस मैदान में कभी नहीं आए। इस तरीके से कभी नहीं वाला वाक्य अगर आता तो आपको सब्जेक्ट के बाद नेवर, फिर वर्ब सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह ट्रांसलेशन किया जाए। अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप कैसे करोगे वह बताया जा रहा है। हाउ टू ट्रांसलेट इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं, जैसा कि आपको मालूम, यू नो ऑलरेडी। एक ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत क्या शब्द से होती, और एक ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो, क्या शब्द से, तो उसके लिए कौन से फार्मूला को हम फॉलो करेंगे, अर्थात क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे क्या तुमने यह कलम तोड़ दिया, वाक्य क्या तुमने यह कलम तोड़ दिया, वाक्य की शुरुआत क्या से हुई। एज यू नो, जब क्या सबसे पहले हो जाता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, यू नो ऑलरेडी, आप पहले से जानते हैं। तो क्या अर्थ क्या है, उस वाक्य से संबंधित हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं, तो उसी का अर्थ क्या भी हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब का वो काम भी करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या अंत में आया तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका फार्मूला भी यही है, सहायक क्रिया डिड अतः हेल्पिंग वर्ब डिड आगे कर दिया जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अर्थात कॉम्प्लीमेंट। अब इस फार्मूला का आपको अनुसरण करना अर्थात फॉलो करना है, इस फार्मूला ट्रांसलेट करने के लिए। क्या तुमने यह कलम तोड़ दिया, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगेगी, डिड का प्रयोग किया जाए, डिड सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, तुमने यू, वर्ब तोड़ना ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, डिड यू ब्रेक, ऑब्जेक्ट हुआ यह कलम दिस पेन, तो डिड यू ब्रेक दिस पेन। यही आपको जानना है कि अगर इंटरोगेटिव वाक्य निगेटिव के साथ अर्थात इंटरोगेटिव निगेटिव, तो नॉट अथवा नेवर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है, अर्थात यू के बाद यहाँ नॉट आएगा अगर इसमें नहीं आ जाए। क्या तुमने यह कलम नहीं तोड़ दिया अथवा नहीं तोड़ा, तो अगर डिड यू नॉट ब्रेक दिस पेन। ये ध्यान रहे, इंटरोगेटिव में आपको अगर निगेटिव भी हो तो नॉट अथवा नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के बाद करना। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य को कानबार करने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। उसके बाद यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में अर्थात यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में तो क्या करेंगे, तो उसका एग्जांपल देखें आप। जैसे रेखा बस से
यहाँ क्यों आई? देयर इज अ सेंटेंस अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, रेखा बस से यहाँ क्यों आई? क्यों क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, पास्ट इंडेफिनिट आई। अब करना आपको क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। अर्थात इसी फार्मूला, जो फार्मूला अभी यहाँ लिखा है, इसी फार्मूला में अगर क्वेश्चन वर्ड आगे कर दिया जाए तो यही आगे जितना भी फार्मूला का शेष भाग है वही फॉलो किया जाए। यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, हेल्पिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कर्म, फिर आगे शेष कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन वर्ड क्यों, व्हाई प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का डिड, व्हाई डिड सब्जेक्ट रेखा, व्हाई डिड रेखा सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट आई कम। उल्टा चलना है आपको, पीछे से आगे की ओर, यहां हियर, बस से बाय बस, तो होगा व्हाई डिड रेखा कम हियर बाय बस। तो क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। You have to follow this formula to translate this type sentence. Another example, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने का आदेश कब दिया? वाक्य बड़ा है लेकिन उससे घबराए नहीं, वाक्य का अनुवाद बिल्कुल इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने का आदेश कब दिया? यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, प्लस डिड, सब्जेक्ट इसमें है गृह मंत्री श्री अमित शाह, द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। Okay, when did the Home Minister Mr. अमित शाह, अब आप वर्ब फर्स्ट आदेश दिया तो आप डायरेक्ट ऑर्डर भी लिख सकते हैं अथवा गिव ऑर्डर। गिव ऑर्डर, यदि आप गिव ना लिखें केवल ऑर्डर लिखें तब भी अर्थ लिखा है ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, लेकिन अगर गिव ऑर्डर भी लिख दे तब भी वाक्य सही माना जाए। तो व्हेन डिड द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह गिव ऑर्डर, अब शेष बचा धारा 370 हटाने का। उल्टा चलना है, सीधा उधर से पीछे से आगे की ओर हटाना, टू रिमूव अथवा डिटैच, टू डिटैच, DETACH, डिटैच मीन्स भी हटाना, रिमूव मीन्स हटाना, टू डिटैच धारा 370, द आर्टिकल 370। तो पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ जैसा कि हिंदी में वाक्य है, गृह मंत्री श्री अमित शाह ने
धारा 370 हटाने का आदेश कब दिया? तो व्हेन डिड द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह गेव ऑर्डर अथवा ऑर्डर टू डिटैच द आर्टिकल 370। इस तरीके से यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिलेटेड इंटरोगेटिव। अतः इंटरोगेटिव से संबंधित वाक्यों का अनुवाद इसी फार्मूला के आधार पर आपको करना है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो। अब अंत में आपको ऐसे वाक्यों का अनुवाद बताना है जिसमें कौन शब्द आता, हु का प्रयोग होता है। हु का प्रयोग, कौन, उसमें क्या करेंगे? जैसे तुम्हें यह घड़ी कौन दिया? जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताया गया था कि ऐसे वाक्य हो जिसमें कौन लिखा हो और निगेटिव ना हो, अर्थात नहीं अथवा कभी नहीं ना हो, निगेटिव ना हो, तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ये ध्यान रहे, विशेषकर ऐसे वाक्यों में स्टूडेंट गलती करता है। तुम्हें यह घड़ी कौन दिया, इसमें कौन शब्द प्रश्नवाचक है, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला है। यहाँ काम करने वाला कौन? कोई नहीं। घड़ी देने का काम कौन किया, तो कौन तो पूछा जा रहा है, काम करने वाला है ही नहीं, तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको इस फार्मूला को फॉलो करना, हु प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है, हु प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, हु कौन हो, वर्ब दिया, सेकंड गेव, हु गेव। अब आप चाहें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं यू, हु गेव यू या घड़ी दिस वॉच। तो हो गया हु गेव यू दिस वॉच। अगर स्टूडेंट ऐसा अनुवाद करते हैं, पीछे से आगे की ओर आते हैं, तो दिस वॉच पहले लिख दें, यू को लास्ट में लिखें। लेकिन यह ध्यान रहे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब किसी अन्य ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा तो उसके साथ टू भी का प्रयोग होगा, टू, TO2, इंफिनिटिव टू, तो टू का प्रयोग होगा। तो हु गेव यू दिस वॉच अथवा हु गेव दिस वॉच टू यू। तो अगर यू उधर जाएगा लास्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टू आप उसके साथ लिखेंगे। अगर वर्ब के बिल्कुल पास लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सजीव कर्म को, तो आपको टू का प्रयोग नहीं करना होगा। लेकिन ये ध्यान रहे, शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते समय नहीं बताया गया था कि अगर इसमें निगेटिव हो जाए तो आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात इसमें अगर नहीं आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि अभी बताया गया, मत करिए, डिड का प्रयोग मत करो। लेकिन तुरंत बताया जा रहा है कि अगर निगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज विद्यालय कौन नहीं आया। वाक्य है, आज विद्यालय कौन नहीं आया। आज विद्यालय कौन नहीं आया, इसमें कौन के साथ नहीं भी। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय आपको हु के उपरांत डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब डिड
प्लस नॉट, उसके बाद जब डिड का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। तो हु नॉट नहीं होने ना, डिड नॉट, हु डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब रखना है आपको, डिड का प्रयोग हुआ तो वर्ब फर्स्ट, कम, हु डिड नॉट कम, हु डिड नॉट कम, कौन नहीं आया स्कूल, विद्यालय, हु डिड नॉट कम टू स्कूल, बचा आज, टुडे, तो हु डिडंट कम टू स्कूल टुडे। इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव वाक्यों का ट्रांसलेशन आप करेंगे। पास्ट डेफिनेट टेंस का ये रूल, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप अपने प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं। हमेशा मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ। कभी भी आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।